नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एचआर इकोनॉमिक मॉडल के बारे में, जिससे बताया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो $5 ट्रिलियन की बनाने की हमारे मोदी जी ने बात की है, उससे भी ज़्यादा यानी कि तिगनी यानी कि $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है अगर हम इस एचआर इकोनॉमिक मॉडल को यूज़ करें। तो चलिए बात करते हैं एचआर इकोनॉमिक मॉडल के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये एचआर इकोनॉमिक मॉडल मैंने लिखा है और $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही है। अब ये बात कहाँ से आ रही है और किसने ये बात को फैलाया है? हालांकि ये बात हमारे एक व्यक्ति ने, जिनका नाम दीपक शर्मा है, उन्होंने यह बात कही है। अगर हम एचआर इकोनॉमिक मॉडल को यूज़ करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 15 ट्रिलियन तक हो सकती है 2025 तक। मैंने अभी हालांकि लिखा नहीं है इधर 2025, लेकिन आपको मैं अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे ले जाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं सर जी ने क्या कहा है। 1 सेकेंड, आई थिंक यस। सो ये रहा उनका प्रपोजल, जो ऑलरेडी जो हमारे दीपक शर्मा जी हैं, उन्होंने ये प्रपोजल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और पीएमओ को सेंड भी कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एबीपी न्यूज़ पर रिपोर्ट भी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है शायद, क्योंकि दीपक शर्मा जी, अब मैं उनके प्रोफाइल पे भी आपको ले जाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये व्यक्ति कौन है और क्या बात कही है। देखिए, ये है इनका प्रोफाइल। हालांकि ये इस प्रोफाइल में आप जब इनको देखेंगे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पर आपको अगर स्क्रीन पे मिस्टर दीपक शर्मा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फादर ऑफ एचआर इकोनॉमी। अगर देखिए, मैं किसी को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहता, लेकिन हाँ, खुद से तारीफ नहीं करना चाहिए। हालांकि लेकिन इनका मॉडल बहुत अच्छा हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, क्योंकि उनका मॉडल जो है वो वाकई काबिल तारीफ दिख रहा है मुझे। क्योंकि एचआर इकोनॉमिक मॉडल के बारे में उन्होंने अभी कुछ ज़्यादा बातें बताई नहीं है, लेकिन जितनी भी बातें अभी मीडियाज़ में आ रही हैं वो उसके तहत ही हम बातें करेंगे। और देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जो एचआर इकोनॉमिक मॉडल है वो एक ब्रांच है, कह सकते हैं कि मतलब एचआर, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कंपनी में आपने जॉब किया हो या कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसके लिए एचआर ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम होता है, ठीक है। उसके थ्रू ही व्यक्ति को रिक्रूट किया जाता है, फिर उसको असाइन किया जाता है पर्टिकुलर टास्क। सपोज आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं, मैं जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है, मेरे को जावा आती है, तो मैं जावा के तौर पे, जावा डेवलपर के तौर पे उस कंपनी में जाऊंगा और फिर मेरे को वो लोग उस प्रोजेक्ट के लिए हायर करके उस प्रोजेक्ट में डालेंगे जहाँ पर जावा की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे एक रिसोर्स के तौर पे देखते हैं और फिर उनका क्या होता है, बहुत बड़ा मॉडल होता है एक्चुअल में। मैं आपको इससे बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए अपना देश है, अपने देश में बहुत सारे काम हैं सॉफ्टवेयर के तौर पे नहीं। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताता हूँ, जैसे कि रोड बनना है तो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। एक होता है इंजीनियर जो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को डेवलप करेगा, एक वो होता है जो उस पर्टिकुलर सीमेंट्स को परचेज करेगा और फिर वहाँ पर लेके जाएगा। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, ठीक है। तो इन सभी टास्कों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स होंगे, ठीक है, ह्यूमन होगा अलग अलग। तो उसे ही कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन को रिसोर्स के तौर पे देखना और उसको उसके अनुसार काम को देना। तो ये उन्होंने एचआर इकोनॉमिक मॉडल के बारे में बोला है। तो देखते हैं ये किस तरह से वो चाहते हैं कि जो हमारे दीपक शर्मा जी हैं उन्होंने क्या मॉडल बताया है। या हालांकि अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह का मॉडल वो हो सकता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट उनके बाद चलते हैं। हाँ, देखिए, दीपक शर्मा जी ने एक बात और कही है जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि हाँ, देखिए, उन्होंने जो बात कही है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उनका मानना है, हालांकि ये मैंने नहीं कहा है, ठीक है, उन्होंने ही कहा है। हालांकि जो हमारे दीपक शर्मा जी हैं उन्हीं की बातें कर रहा हूँ। आप बुरा ना माने, दीपक शर्मा जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी मॉडल बताया वो बहुत अच्छा हो सकता है, होगा भी शायद, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 3 खंभों पर या 3 स्तंभों पर, मैंने खंभे लिख लिए, स्तंभ मान लीजिए इसको, ठीक है, खंभों पर टिकी है। तो दीपक शर्मा जी का ये मानना है, जिसमें एक है आरबीआई, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, मॉनेटरी, मतलब जितने भी बैंक होते हैं उनको
एक तरीके से रेपो रेट और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बैंकों को ध्यान रखना, बाकी चीज़ें, हालांकि ध्यान कैसे रखना है वो देखना पड़ेगा। मतलब ध्यान रखना, जैसे कि यस बैंक अभी फेल हुआ तो फेल होने से बचाना, उस तरीके से मतलब ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा जो हमारा वित्त मंत्रालय है, इसमें वित्ता, ठीक है, वित्त मंत्रालय है, इसमें ताकि मतलब थोड़ी गलत हो गई, सॉरी, लेकिन आप समझ सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको आप सब जानते हैं कि हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो अपने प्लान लेके आती हैं, जो भी अभी इकोनॉमिक मॉडल कह सकते हैं कि हमने क्या करा है अभी, 20 बिलियन, 20 बिलियन या ट्रिलियन, हाँ 20 ट्रिलियन की एक पैकेज दिया। हालांकि वो पैकेज लोन के तौर पे दिया जा रहा है, तो देखते हैं वो पैकेज उतना सही है क्या नहीं है, वो बात की बात है। तीसरा है हमारा शेयर मार्केट, शेयर बाजार। हालांकि मुझे नहीं लगता शेयर बाजार इतना मैटर करता है, लेकिन मैटर करता है, हालांकि करता है, क्योंकि क्यों करता है, क्योंकि इसमें सभी कंपनियां जो होती हैं हमारे मार्केट में, उनको लिस्ट किया जाता है, जैसे ये TCS, विप्रो, इन्फोसिस, या जो भी है मोटर की कंपनी, मतलब गाड़ियों की कंपनी है, जितनी भी कंपनीज हैं वो सब इधर ही लिस्टेड होती हैं। और जो कंपनी का अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो वो उसका शेयर ऊपर जाता है, और जो कंपनियां बेकार खराब परफॉर्मेंस करती हैं तो उनका शेयर नीचे जाता है। और जो जैसे कि अभी आपने देखा होगा, यस बैंक पहले नीचे गया, बहुत 6 रुपये पे आ गया था, आपने जैसा पता ही होगा, अभी वो 22, 27, 28, 29 पे चल रहा है, क्योंकि अब उसको सरकार ने संभाल लिया है काफ़ी कुछ करके। तो ये सारी चीज़ें, तो शेयर मार्केट एक्चुअल में बताता है पर्टिकुलर कंपनी की हालत। अगर मान लीजिए अभी आप TCS के बारे में जाएंगे, TCS काफ़ी अच्छे 1,000 रुपये करीबन चल रहा है। HDFC बैंक जो सबसे अच्छा बैंक है, बड़ा बैंक है, तो उसका भी प्राइस अभी 1,000 रुपये चल रहा है। बाकी जैसे भी मतलब शेयर मार्केट एक्चुअल में आपको उस पर्टिकुलर कंपनी की स्थिति बता सकता है। जैसे कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब जो भी कंपनीज के लिए, मतलब जैसे कि रिलायंस ही देख लीजिए आप, रिलायंस का भी 1,500 रुपये का प्राइस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कंपनी में उसकी डिमांड है, मतलब उसका रुतबा है, और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मतलब जैसे कि अभी देखा होगा आपने, फेसबुक से भी वो हाथ मिलाया है, तो उस तरीके से काम करता है। तो वही चीज़ हमारे लिए मैटर करती है, जो कंपनी अच्छी होती है वो शेयर बाजार में वो अच्छी दिखती है, तो उस तरह से काम होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, तो हमारे जो दीपक शर्मा जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हमारा चौथा स्तंभ है, उसको उसको क्या यूज़ करना है उसके लिए, ऑलरेडी उन्होंने बता ही दिया है। 3 स्तंभ तो, और RBI है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और शेयर मार्केट है। चौथे स्तंभ को वो चाहते हैं कि HR इकोनॉमी को यूज़ किया जाए, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 15 ट्रिलियन की हो जाए, 15 ट्रिलियन की 2025 तक। ये दीपक शर्मा जी का मैंने नाम भी लिख दिया, दीपक शर्मा पिलर, तो मैं उनको पूरा क्रेडिट दे रहा हूँ हर बात में, ठीक है। तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था एक व्यक्ति के ऊपर, उनको काफ़ी बुरा लगा था। हालांकि मैंने उनका पूरे सम्मान के साथ उनकी बात बताई थी, तो मुझे नहीं लगा, पता नहीं क्यों उनको बुरा लगा, ठीक है। लेकिन जो चौथा पिलर है वो HR इकोनॉमी हो सकता है, ठीक है। तो चौथा पिलर के तौर पर अगर HR इकोनॉमी होता है तो ये एक्चुअल में है क्या, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए, करेक्ट। देखिए, जो हमारे दीपक शर्मा जी हैं, उन्होंने चौथे पिलर के बारे में बात कर रही है, HR इकोनॉमी। अब HR इकोनॉमिक क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि HR इकोनॉमिक है ही क्या। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया भी है आपको, जैसे कि एक कंपनी होती है, उसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसमें सभी लोगों को एक सम्मानजनक जॉब दिया जाता है। मतलब एक तरीके से वही है मेन रीज़न, जो जिस पोजीशन के लिए आ रहा है उसको उस तरह का जॉब देना। जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं किसी कंपनी में जाऊँगा तो मुझे उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करेंगे, और फिर उसी पर्टिकुलर जॉब को देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर एक एनालिसिस होगा, मेरा इंटरव्यू होगा, उस तरीके से प्रोसेस चलेगा। और सेम वे में ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को एक HR इकोनॉमिक क्या है, HR इकोनॉमिक का मतलब ही क्या है, HR इकोनॉमिक का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के पास एक जॉब हो, उसको एक रिसोर्स के तौर पे देखा जाए। जैसे कि मैं देखिए TCS की बात कर लेता हूँ, TCS कितनी सक्सेसफुल कंपनी है, इन्फोसिस भी काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी है, IBM भी काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी है। इन सभी कंपनियों में एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। इन कंपनियों में एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं, पहले हायर कर लिए जाते हैं, बाद में उनको काम दिया जाता है। वो एक प्रोसेस है, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरह से ही। तो सबको पहले जॉब दे दिया, हर व्यक्ति को जॉब फॉर ऑल, ठीक है, एज ए रिसोर्स। अब फिर उसको काम असाइन किया जाता है उसकी मतलब कैपेबिलिटी और उसकी एजुकेशन के आधार पर। मतलब मान लीजिए, देखिए जॉब आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, कुछ भी नहीं आता है तो जॉब मिल जाएगा। जॉब आपको मिलेगा
मान लीजिए कुछ भी आता है, मतलब जो भी आता है उससे आ जाते हैं। जैसे कि आपको मतलब एजुकेटेड पर्सन नहीं है तो उसको भी एक तरीके का जॉब, वो स्किल्ड जॉब कर सकता है, किसी तरीके का जॉब कर सकता है। उस तरह की जॉब में उसको हायर करना, और फिर उसको सैलरी पर्टिकुलरली मिलना, उसको सैलरी मिलना है हर हर महीने। इवन आप उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि रिसोर्स का मतलब ये होता है आपने ले लिया है उसको, व्यक्ति को, आप उसको यूज़ करेंगे या फिर यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी आपको सैलरी देना है। ये थोड़ा सा एक आपको लग रहा होगा कि क्या है यार, फ्री में जॉब, फ्री में पैसा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वो व्यक्ति हायर कर लिया और आप उस व्यक्ति को फिट कीजिए कहीं पर, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी TCS, इन्फोसिस और बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने देखा है, मैं काफ़ी कंपनी में काम किया हूँ, IBM, इन्फोसिस, तो इधर मैंने देखा है कि लोग हायर करते हैं। इवन बेंच सिस्टम भी होता है, 15 डेज का बेंच सिस्टम होता है कि उनको बोला जाता है कि आपको दूसरे प्रोजेक्ट में हायर किया जाएगा। अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट अभी यहाँ ख़त्म हो गया तो दूसरे प्रोजेक्ट में हायर करने के लिए टाइम दिया जाता है, 15 दिन का, 20 दिन का। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में उसको डाल दिया जाता है। तो ये एक HR का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का, उसे ही कहते हैं HR मैनेजर। तो हर व्यक्ति के पास जॉब हो गया। मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हर व्यक्ति को आपने, मैं बहुत वैसा एक वेग उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए हर व्यक्ति को आपने 10,000 रुपये का जॉब दिया, ठीक है। इंडिया के अंदर कितने लोग हैं अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है? अभी आंकड़ा आ रहा था कि 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई, और पता नहीं, आई थिंक 6-7 करोड़ पहले भी थे, मतलब 8 महीना था, मैं 20 करोड़ लोगों को मान लेता हूँ। अब 20 करोड़ लोगों को आपने 20 करोड़ जॉब दिया, ठीक है। 20 करोड़ लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जॉब करेंगे तो वो खर्चा करेंगे, उसके बाद जब उनके पास पैसा आएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आप ज़बरदस्ती तो खैर खर्चा नहीं करा सकते, लेकिन अल्टीमेटली वो खर्चा करेंगे ही। 10,000 रुपये अगर उनको मिलता है तो 5,000, 7,000, 8,000 खर्चा करेंगे मार्केट के अंदर। वो हर तरह का खर्चा हो सकता है, किसी भी तरीके का। चिप्स खा सकते हैं वो लोग, मूँगफली खा सकते हैं, कुछ भी, अचार खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, खाएंगे तो ना। तो जब वो खाएंगे, मल न्यूट्रिशन तो नहीं है तो खाएंगे जब वो, अभी क्या वो अपने बाप का, सॉरी, अपने फादर का खा रहे हैं, तो फादर का खाएंगे तो उससे कोई मतलब, ठीक है वो खा रहे हैं तो खा रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खाता आदमी, जो थोड़ा थोड़ा खाता है। लेकिन अगर अपना खुद का पैसा कमाता है तो ज़्यादा खाता है, और थोड़ा सा, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बुरा ना माने, लेकिन हाँ बाकी जगहों पे भी यूज़ करता है, जिससे कि इकोनॉमिक रन करने लगती है। एक बार इकोनॉमी रन करने लग जाएगी, सभी चीज़ें बिकने लग जाएंगी। चिप्स वाली कंपनी जो होगी वो भी अपने एम्प्लॉय हायर करेगी, क्योंकि चिप्स, अगर 20 करोड़ मान लीजिए सभी लोग एंगल चिप्स खा रहे हैं, कौन सा भी चिप्स खा रहा है, पार्ले का चिप्स खा रहा है, जो भी आ रहा है, बिस्कुट खा रहा है, अगर ब्रिटानिया का कोई सा भी बिस्कुट खा रहा है, तो उस कंपनी को भी हायर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में डिमांड एक बार जनरेट हो गया तो सभी लोग यहाँ से भी खाएंगे, वहाँ से भी खाएंगे, हर तरह से मार्केट में डिमांड आएगा, ठीक है। ये बात तो हो गई इंपॉर्टेंट, डिमांड पहले जनरेट करना है, क्योंकि डिमांड भी कम हो रहा है, वो मेन कारण। तो इसलिए पहले कहा गया है कि जॉब फॉर ऑल, मैं मानूँ तो इसको HR सिस्टम को मेरे को ये मानना, ठीक है। और हर व्यक्ति को उसे मैनेज करना, ये तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही जॉब मिलेगा उस व्यक्ति को फिर मैनेज करना है, कहाँ पर उसको फिट करना है, उस व्यक्ति को उसको सैलरी देना है। ऐसा नहीं है कि फ्री में आप सैलरी देंगे, आप उसको फिट कर ही देंगे, कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हर तरह का जॉब है, हर तरह का जॉब है, आपको हर तरह किसी ना किसी जगह पे उसको फिट करके आपको जॉब देना ही है। ये एक मेन कारण है। दूसरा है कि हर व्यक्ति को हेल्थी होना है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण तो दे दिया खाने पीने का, जो भी मस्ती वस्ती करेगा वो, अब लेकिन अब वो बीमार पड़ जाता है, बार बार बीमार पड़ रहा है, वो खुद के पैसे से ही खर्च कर रहा है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ खुद के पैसे से खर्च करना है भाई, लेकिन उसको हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया 1,000 रुपये, उसके भले ही उसके काट लिए अपन लोग, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसको भी फायदा होगा। एक इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट भी उनको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 20 करोड़ लोग अभी नए मार्केट में आ रहे हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। मान लीजिए एक मैक्स ग्रुप या कोई सी भी कंपनी में, नाम नहीं लूँगा, HDFC कंपनी है, उसी का हेल्थ इंश्योरेंस ये सब लोग ले रहे हैं, तो 20 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस देने के लिए बहुत सारे इंश्योरेंस के एजेंट भी बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी एक जनरेट हो गया जॉब, ठीक है। तो देखिए, मार्केट में पैसा ऐसा नहीं आता है कि कोई व्यक्ति काम नहीं करे तो पैसा, हर व्यक्ति को चलता फिरता हुआ दिखेगा ना आपको, तो वो कंट्री बहुत अच्छे से रन करेगी। जैसे कि अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका के अंदर क्या है कि अमेरिका के अंदर 30 करोड़ लोग हैं, और 30 करोड़ लोगों में से मैं कह सकता हूँ कि 29 करोड़ क्या रहता है कि बुढ़े बूढ़े जवान होते हैं, सब लोग होते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी उसके बारे में सुना है कि
वहाँ के लगभग ज़्यादातर लोग मेन फोर्स में काम करते हैं, मतलब वर्क फोर्स में काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं करते कि वो घर पर बैठ रहे हैं। कुछ लोग बैठ रहे होंगे, हालांकि मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके बारे में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब्स में लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसी तरह से वो काम करते हैं तभी। पर मैंने एक बात भी सुनी थी, कोई भी कंट्री किसी नेता, अच्छे नेता, जैसे कि हमारे मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके आने से सिर्फ देश का भला नहीं हो सकता, देश में सभी लोगों को जॉब्स नहीं मिल सकती, सभी लोगों को मतलब एकदम राम राज्य एकदम से नहीं आ जाएगा अगर आप इस तरह से सोचते हो कि बस एक नेता अच्छा आ जाए फिर उसके बाद सब सही। ऐसा नहीं होता है। कंट्री वहाँ के लोगों से बनती है, वहाँ के लोग अगर डेवलप करेंगे, अमेरिका को डेवलप किसी ओबामा ने या कहें तो मतलब ट्रंप ने या किसी भी व्यक्ति जैसे कि इब्राहिम लिंकन ने या जो एफ कैनेडी, किसी ने नहीं किया डेवलप। वहाँ के लोग ही इतने ज़्यादा मतलब उत्साहित होकर काम करते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट आया है। ठीक है, अमेरिका को ही कहते हैं ना अपन सबसे बड़ी कंट्री। इवन आप चाइना भी जाएंगे तो चाइना में भी इतनी सारी कंपनियां हैं। हुआवे कंपनी जो एक वहाँ के आर्मी के ऑफिसर ने खोली कंपनी, सोचिए आर्मी का ऑफिसर, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं होगी, उसने फिर खोली और उसको इतने बड़े लेवल पे लेके आया। हालांकि उसको काफ़ी जगह बैन किया जा रहा है, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंसान जो अपन लोग हैं, हम लोगों को ही काम करना पड़ेगा। वर्क फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा। लेकिन हालांकि मैंने जो भी बताया 20 करोड़ लोगों को जॉब देकर काम देना है। ठीक है, पहले एक बार डिमांड जनरेट कर दीजिए। 20 करोड़ लोगों का अगर मैं मान लूँ, अभी जो अगर 12 करोड़ 6 8 9 करोड़ लोग अगर और एक्स्ट्रा हैं तो उन सबको जॉब दे दिया जाए तो एक बहुत अच्छी बड़ी वर्क फोर्स स्टार्ट हो जाएगी। उनके पास सैलरी जाएगा, ठीक है, वो खर्च करेंगे और बाकी जॉब से भी प्रोड्यूस होंगी, गाड़ी भी खरीदेंगे, पेट्रोल भी खरीदेंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो फिर बहुत ही अच्छे से इकोनॉमी एक बार छोटा सा पंप अप दे दो। क्योंकि 1990 मतलब जो 1992 में जो उदारीकरण का आया था इंडिया में, उसके बाद इकोनॉमी इसी तरह से रन करी थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब मिला था, तो लोगों ने हर तरह के प्रोडक्ट बनाना शुरू करे, गाड़ियाँ, बाइक वगैरह, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अभी हमें चाहिए कि जो लोग जॉब्स में नहीं है उन लोगों को भी जॉब्स में लेके आना। ठीक है, तो ये इस तरह से काम होता है। और मैंने, हाँ, अभी हेल्थ इंश्योरेंस पे मैं रुक गया था। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर व्यक्ति को हेल्थी होना ज़रूरी है अगर काम करना है तो। ठीक है, अगर आप उसके खुद पे ही डिपेंड रहने देंगे तो उससे क्या, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है अमेरिका के अंदर, मैं आप बात करता हूँ अमेरिका के अंदर क्या होता है। अमेरिका के अंदर अगर इंसान को खरोच भी आ जाती है तो वो अपने इंश्योरेंस के थ्रू उस चीज़ को, हालांकि ये तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब वहाँ पर जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो इंश्योरेंस के थ्रू ही इसको हैंडल करते हैं। मैं एक अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, उसमें यही बताया गया है। वहाँ पर, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरे को पता है, वहाँ पर एक एंथम कंपनी है, वहाँ पर हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है। हर व्यक्ति को जब भी कोई बीमारी होती है वो इंश्योरेंस के थ्रू ही जाता है। तो उस, हालांकि वो उससे ज़्यादा पैसा नहीं देता है, मतलब देखिए मान लीजिए उसको 1000 रुपये, मान लीजिए आप 1000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, आपका तो इलाज 5 लाख का भी हो सकता है। लेकिन वो जो आपका पैसा है ना, आपने 1000 रुपये ही दिए, ठीक है, आपने अपने 1000 रुपये दिए, लेकिन आपके साथ 500 लोगों ने और भी पैसे दिए, ठीक है, तो 500 लोगों को बीमारी नहीं हुई लेकिन आपको हो गई, तो आपका इलाज हो गया ना, उनके थ्रू आपका इलाज हो गया, और बल्कि कई बार उनका भी बच जाता है। तो इस तरीके से मैं एक एग्जांपल दे रहा था जस्ट। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भी फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा होगा। तो इंश्योरेंस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान अगर हेल्थी रहेगा, उसको टेंशन नहीं रहेगा यार मेरे को खुद से पैसा खर्च करके फिर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उधर उधर जाना है, तो उस तरह से उसको काफ़ी परेशानी आती है। तो हर व्यक्ति का इंश्योरेंस हो जाए। चौथी बात, हर व्यक्ति का सम्मानजनक जॉब हो, जो भी जॉब दिया जाए उसको अच्छे से दिया जाए, उसका सम्मान किया जाए। तो बस यही यही सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि एचआर सिस्टम में यूज की जाती हैं, और यूज करके शायद हम 15 ट्रिलियन इकोनॉमी को ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 15 ट्रिलियन के लिए कितना चाहिए अपन को, 10,000 अगर आप 20 करोड़ लोगों को देंगे, हालांकि मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, तो आप कैलकुलेट करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी अगर ये लोग खर्च भी करेंगे। और फिर आई थिंक इसमें से कोई व्यक्ति उठ के कुछ और बिजनेस भी ओपन कर ले शायद, तो वो इस तरह से काफ़ी अच्छे से काम चलेगा। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो
अपनी कंपनीज में जॉब्स दे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मतलब कंपनीज यहाँ पर इंडिया में स्थापित हों। 1000 कंपनियां जो आने वाली थी वो, उसका मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, मैं उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करूँगा और फिर मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।